साल क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन आपको दिखा रहे हैं इन तमाम 25 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने किसकी कितनी है तैयारी। उपचुनाव के नतीजे आ जाने तक एक सवाल से आपका बार बार सामना होगा। सवाल यह कि क्यों गिरी कमलनाथ सरकार? कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक इस सवाल के अलग अलग जवाब हैं। अब बीजेपी सरकार के मंत्री गिरिराज दंडौतिया से सुने तो हैरान हो जाएंगे आप कि आखिर क्यों गिरी कमलनाथ सरकार। एमपी की सियासत में उपचुनाव में सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों गिरी कमलनाथ सरकार। पूरी सियासत इसी के इर्द गिर्द है और कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक नेता इसी के आसपास सवाल और जवाब तैयार कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि ताजा भाजपाई हुए नेता हर दिन नई वजह निकाल ला रहे हैं। कमलनाथ सरकार के गिर जाने के कुछ समय तक सिंधिया के अपमान की बातें कही गई। अब मुरैना की दिमनी सीट से पूर्व विधायक और बीजेपी सरकार के मंत्री की सुनिए जरा। कमलनाथ सरकार के गिरने की वजह दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का पुत्र मोह था। उनका उद्देश्य यहाँ तक नहीं था, उनके दिमाग में अलग पीड़ा थी। कमलनाथ अपने लड़के मुकुलनाथ को नेता बनाना चाहते थे और दिग्विजय सिंह अपने नेता अपने बच्चे जयवर्धन सिंह को नेता बनाना चाहते थे। अब वो तो दोनों वृद्ध थे। अब उनके आने में आ रहे थे महाराज सिंधिया जी। अपने सिंधिया जी को कैसे कमजोर करें? सिंधिया जी को कमजोर करने के लिए उन्होंने सिंधिया जी के क्षेत्र के जो विधायक थे उनके कोई काम नहीं किए। अब काम नहीं हुए तो जनता तो विधायकों को पकड़ेगी। हमें बोल रही है हमें आपको प्रतिनिधि बनाएगा, हमारे काम करो। जब जिनके विधायकों के काम नहीं हुए, उनके काम नहीं हुए, तो कोई मिला के जो मान लीजिए कि फैसला लेना पड़ा महाराज साहब। आज एक ऐसा फैसला लिया है, मैं सशक्त नमन करूंगा महाराज साहब को जिन्होंने जिले में 2 मंत्री दिए। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद दिमनी पहुंचे गिरिराज सिंह दंडौतिया इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी प्लानिंग के साथ सिंधिया और उनके समर्थकों को हाशिए पर डाला गया कांग्रेस में। सिंधिया की ताकत से डरते थे दिग्विजय और कमलनाथ। गिरिराज बेहद मासूमियत से कहते हैं ऐसे में जरूरी हो गया था सरकार गिराना। तो कमलनाथ जी ने ये बोल दिया कि जाओ तो ले और रोड पर घूमो। जब कोई लड़का मोटरसाइकिल के लिए रूठ जाए तो और वो कहने घर छोड़ के चला जाऊंगा, मोटरसाइकिल चाहिए, तो क्या आप उससे कह दोगे कि चले जाओ, जो कहीं रुक जाओ हमें चला जाएगी निकाल देंगे। तो घर का मुखिया मुख्यमंत्री कमलनाथ इस तरह की भाषा बोले तो ये कितना गलत है। उसी का ये हर्ष हुआ कि मध्य प्रदेश की सरकार मात्र 15-14 महीनों में गिर पड़ी। सिंधिया और उनके समर्थकों को पार्टी का गद्दार ठहरा रही कांग्रेस का पलटवार कि अगर सिंधिया दूसरों को मौका देते तो क्यों गुना शिवपुरी सीट पर कोई और नेता नहीं पनप पाया। क्या उन्होंने या उनके परिवार की जो पीछे पीढ़ियां गुजर गई, उन्होंने कभी ये सोचा कि हम अपनी पीढ़ी से हटकर के भी जनता में किसी गरीब आदमी को उन्होंने गुना शिवपुरी का प्रत्याशी बना करके वहां से सांसद बनाया होता और खुद की सीट छोड़ दी होती, तब तो दूसरे के लिए बड़ी बड़ी बातें करने में अच्छा लगता है। कहना तो सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। हमारे नेता इस प्रकार से नहीं सोचते कि हमें आने वाली पीढ़ी को स्थापित करना है। दिमनी समेत उपचुनाव वाली 24 सीटों पर बीजेपी कैबिनेट मंत्री का सेहरा बांधे कांग्रेस से आए पूर्व विधायकों की झांकी इसलिए सजा रही है कि जनता को फर्क बताया जा सके कि जो कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में नहीं हुआ वो शिवराज सरकार में 100 दिन के भीतर हो गया। लेकिन जनता तो फिर भी पूछेगी कि दल बदल वाकई जनसेवा के लिए था या सत्ता के लिए। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
क्या गुना में दलित परिवार के साथ पुलिस की बेरहम पिटाई का मामला उपचुनाव वाली सीटों तक जाएगा? क्या माई के लाल की तरह यह मुद्दा भी गरमाएगा? कांग्रेस तो जमीन तैयार कर रही है और उसकी वजह भी है। इन सीटों पर 7 सीटें ऐसी हैं जहां अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 8 सीटों पर दलित वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक है। सियासी दल हर घटना को सियासी नफे नुकसान की तरह देखता है। गुना मामले का भी गणित है, देखिए। गुना के दलित परिवार के साथ पुलिस के इस वहशियाना बर्ताव का वायरल हुआ ये वीडियो क्या ग्वालियर चंबल की 16 सीटों समेत 24 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस के हाथ लगा ट्रम्प कार्ड है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर दलित वोट का बड़ा परसेंटेज है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से माई के लाल के मुद्दे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी, दलित परिवार के साथ अत्याचार का ये मामला क्या इस चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है? कांग्रेस तो उसी अंदाज में इस मुद्दे को उठा रही है और इसी मुद्दे पर सियासी बिसात बिछा रही है। अनुसूचित जाति के परिवार, वहाँ जमीन क्यों नहीं मिली, या मिली है तो किसके कब्जे में है, और ये जमीन पे कब्जा किसका था, दर्ज था कि नहीं था, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की क्या प्रक्रिया अपनाई? बस सीधा वहाँ पे कब्जा हटाने के लिए पुलिस फोर्स भेज देना, ये कहाँ तक? फिलहाल उपचुनाव वाली 24 सीटों को ही लें तो उनमें 8 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर दलित वर्ग प्रभावी वोटर है। इस मुद्दे पर कांग्रेस, बीजेपी नहीं, बीएसपी ने भी अपने खास वोटर पर प्रहार होते देख मरहम लगाई है। शिवराज सरकार ने जिले के कलेक्टर और एसपी बदल दिए हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए हाई एक्शन कमेटी भी बना दी है। बीजेपी भी जानती है मुद्दा आगे तूल पकड़ेगा। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि जंगलराज की शुरुआत है। कमलनाथ जी के सरकार में बनी तो 2 बच्चे सतना से अपहृत हुए, डेड बॉडी ही आई थी। हमारे लाख विधानसभा में चिल्लाने के बाद भी उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। कांग्रेस ने अलग से इस मामले में जांच कमेटी बनाई है जिसमें पूर्व मंत्री बाला बच्चन, रामनिवास रावत, जयवर्धन सिंह, फूल सिंह बरैया, सुरेंद्र चौधरी, हीरालाल अलावा और विभा पटेल शामिल है। बीएसपी प्रमुख मायावती, राहुल गांधी समेत देश भर की निगाहों में आ चुका है ये मुद्दा। कांग्रेस दलितों पर उठी हर लाठी का हिसाब किताब चुनाव में करने की तैयारी में है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले इस मामले पर भरपूर मरहम लगा दिया जाए। आखिर दलित का ये मुद्दा उपचुनाव में सीधे तौर पर 8 सीटों पर असर डाल सकता है। गुना में विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजेपी की ताकत है बूथ का कार्यकर्ता, लेकिन सांची विधानसभा सीट पर बूथ का ये यूथ ही कहीं पार्टी की जमीन न खोद दे। पार्टी का ये जमीनी कार्यकर्ता पार्टी में हुए ताजा बदलाव को हजम नहीं कर पा रहा। वो ये सवाल कर रहा है कि 2 साल पहले जिनके खिलाफ नारे लगाए अब उनकी छत्र छाया में कैसे आए। असल में सांची विधानसभा सीट पर इस तरीके की स्थिति है कि रंजिशें अंदर ही अंदर हैं, पर दिखाई सब एक दे रहे हैं। लेकिन इस भाईचारे की उम्र बता पाना थोड़ा मुश्किल है। जो लोग उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा तो पार्टी से मेल नहीं खाती है और संघ की विचारधारा के साथ चलने में इन्हें समय लगेगा। और इन्हीं लोगों ने कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ बाजी भी की थी और कांग्रेस को जिताया था। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की विचारधारा पार्टी में नहीं मिलती है और इन्हें विचारधारा मिलाने में समय लगेगा। ये बयान उस जमीनी बीजेपी कार्यकर्ता का है जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में सांची विधानसभा सीट पर प्रभु राम चौधरी के खिलाफ जमकर प्रचार किया था।
2 साल के भीतर ही सीन इस तरह से बदल जाएगा, ये अंदाजा नहीं था तो पूरे सूबे की तरह सांची सीट पर भी सियासत बदल गई। 2 साल पहले तक मुकाबले में खड़े प्रभुराम चौधरी अब भाजपाई हो गए, लेकिन ये कार्यकर्ता इस बदलाव को हजम नहीं कर पा रहा। प्रतिदिन की विचारधारा के प्रति आप लगातार 40 वर्ष से संघर्ष करते आ रहे हैं, तो एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में जाना, पाला बदलना थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत जो आए हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है कि वे जिस विचारधारा में गए हैं उनके लोगों से तारतम्य कैसे बिठा पाते हैं। वो इसलिए कि जब वो सत्ता में थे तो वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। अब उन्हीं कार्यकर्ताओं को उन्हें गले लगाना है। तो मेरा ये कहना है कि वो आए हैं, उनका स्वागत है। बड़े नेताओं का निर्णय है। हमारे यहाँ पर सूचना पर सोचा नहीं जाता, उसका पालन किया जाता है। सांची विधानसभा सीट पर चर्चे हैं कि यहाँ बीजेपी 2 हिस्सों में बंट गई है। एक कांग्रेस से बीजेपी में दाखिल हुए प्रभुराम चौधरी के समर्थकों की बीजेपी, दूसरी खालिज बीजेपी। बूथ पर जो कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है वही सवाल कर रहा है कि 40 साल जिस विचारधारा के साथ रहे 3 महीने में उसे बदल पाना क्या आसान होगा? धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और बड़े दिल से दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे से सामंजस्य से बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं स्वर्गीय अटल जी की एक पंक्ति कहूँगा, छोटे मन से बड़ा नहीं होता और टूटे मन से खड़ा नहीं होता। जो लोग उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा तो पार्टी से मेल नहीं खाती है और संघ की विचारधारा के साथ चलने में इन्हें समय लगेगा। हालांकि इस इलाके में रामपाल सिंह, सुरेंद्र पटवा, गौरी शंकर शेजवार, मुदित शेजवार समेत बीजेपी के जितने मजबूत हाथ हैं वो फिलहाल प्रभुराम चौधरी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मतदान पेटी तक ये भरोसा जाए तब बात है, आखिर भीतरघात भी तो कोई चीज है। तो हमारी तो यही कामना है कि मुदित भैया टिकट मिले, लेकिन अभी जो कांग्रेस से 22 विधायक आए हुए हैं, इसलिए मुदित भैया को टिकट मिलना संभव नहीं है। लेकिन हमारे नेता मुदित शेजवार जी थे और हमेशा रहेंगे। इस नजरिए से देखिए तो प्रभुराम चौधरी के लिए फिलहाल तो राह आसान नहीं दिख रही। अगर खेवनहार ही किनारे हो जाएंगे तो नैया कैसे लगेगी पार? अब विधायक से पहले प्रदेश के काबीना मंत्री बने प्रभुराम चौधरी पर है कि वो इस कहानी को कैसे उलटते हैं। रायसेन में देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 24 के चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। विजय सिंह का अशोकनगर दौरा क्या चुनाव से पहले कांग्रेस में जान फूंकने के लिए था, या मुंगावली और अशोकनगर सीट पर उम्मीदवार की तलाश के लिए, या सिंधिया के मजबूत गढ़ में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए दांव चल रही है कांग्रेस? दिग्गी का दौरा क्या है, देखिए। कार्यकर्ता की उम्मीद देखिए, कांग्रेस के हाथ से रेत की तरह फिसली सत्ता क्या फिर वापस आएगी? जयवर्धन ने जो जवाब दिया, क्या दिग्विजय सिंह और जयवर्धन अशोकनगर में ये भरोसा दिलाने ही आए हैं कार्यकर्ताओं को? क्या ये कांग्रेस का वार्म अप सेशन है कि चुनाव के पहले माहौल तो बनाया जाए, या फिर उम्मीदवार की तलाश के लिए है ये दौरा? लेकिन मैं कह देता हूँ पूरे दावे के साथ, जनता कभी भी भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी। पूरे प्रदेश की जनता कभी भी जो लोग बिक गए 25, 30, 35 करोड़ में, उनको यहाँ की जनता कभी सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस बनेगी और मुंगावली से वापस विधायक कांग्रेस का। मुंगावली और अशोकनगर अब सिंधिया का मजबूत इलाका कहा जाता है। क्या दिग्विजय सिंह का दौरा उस गढ़ में कांग्रेस की सेंध लगाने के लिए है? इलाके में आए दिग्विजय सिंह ने कई पुराने कांग्रेसियों से उनके घर पर जाकर भी मुलाकात की कि चुनावी माहौल में उनकी भी भूमिका रहेगी। उपचुनाव में सब उनके गले खुल जाए। उपचुनाव में कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस?
अभी तो 24 के उपचुनाव होंगे, 25वां शायद जुड़ जाए बाद में। हम तो 25 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में अशोकनगर और मुंगावली दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जजपाल सिंह जग्जी और ब्रजेंद्र सिंह यादव चुनाव जीते थे, लेकिन दोनों सिंधिया समर्थक विधायक अब बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को यहां उम्मीदवार की तलाश से फिर कहानी शुरू करनी है। बाकी वोटर ने उम्मीदवार को वोट दिए थे या कांग्रेस को, ये उपचुनाव में साफ हो जाएगा। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुना जिले की बमौरी विधानसभा भी उन सीटों में शामिल है जहां विधायकों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होने हैं। नामों की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी के संभावित उम्मीदवार पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन यहां नाम पर मच गया है घमासान। सिसोदिया किससे बना रहे हैं दूरी? कौन है बीजेपी की मजबूरी? देखिए बमौरी में क्या कुछ चल रहा है। शिवराज सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बमौरी से दोबारा चुनावी तैयारियों में जुटे। योजनाओं की घोषणाएं और शिलान्यास का दौर भी चल रहा है, लेकिन क्या सिंधिया समर्थक सिसोदिया बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से सामंजस्य बैठा पाए? ये सवाल इसलिए कि सिसोदिया के किसी भी कार्यक्रम या भूमि पूजन की जानकारी गुना सांसद केपी यादव को नहीं दी जाती। क्षेत्र के सांसद के नाते किसी योजना के उद्घाटन पट्टिका पर भी उनका नाम होना चाहिए, लेकिन वहां से भी केपी यादव को आउट कर दिया गया है। अब कांग्रेस तो शिलान्यास और उसमें केपी यादव का नाम ना होना दोनों पर ही सवाल उठा रही है। विधायक जी द्वारा जो शिलान्यास किए गए हैं वो पूर्णतः मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए किए गए हैं, क्योंकि उनको अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है। और जहाँ तक पट्टिकाओं में सांसद जी के नाम का उल्लेख का सवाल है, तो निश्चित रूप से एज पर प्रोटोकॉल उनका नाम होना चाहिए। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि उनका नाम नहीं है, इस संबंध में आप सांसद महोदय से ही पूछें कि आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। शिवराज और मोदी की शान में कसीदे पढ़ते केपी यादव का ये उस वक्त का भाषण है जब सिंधिया कांग्रेस में थे। वैसे शिलालेख से केपी यादव का नाम हटाने या ना लिखने से उपचुनाव पर जो भी असर हो, कम से कम केपी यादव की सांसदी पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने अथक प्रयास किया, कई जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र में भी बनी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भी ऐसी कई योजनाएं बनी, वो सुचारू रूप से चली कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या मैं यूं कहूं कि किसी भी दल का हो, हर व्यक्ति को कहीं ना कोई लाभ जरूर मिला। हर उस गरीब व्यक्ति को लाभ मिला जब उसको जरूरत थी। हर किसान को कभी ऐसा समझ में ही नहीं आया भाइयों कि कब ओला पड़े कब पाला पड़ा। जब प्राकृतिक आपदा आई, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शासन के दरवाजे खोल दिए, खजाने खोल दिए और हर किसान की मदद की, चाहे वो ओले पड़े हो, चाहे पाला पड़ा हो। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने साथी केपी यादव गुना लोकसभा में सिंधिया को शिकस्त देकर ही संसद पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में हुई तीखी बयानबाजी शायद अभी भुलाई नहीं जा सकी, यानी सिंधिया और केपी यादव के बीच आई खटास अभी भी खत्म नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी उस समय अकेले मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनको चुनाव जिताना है, उनके कारण सरकार बनी है। एक एक कार्यकर्ता इस समय काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि अभी कांग्रेस का कहीं वहाँ पे सभी ग्राम केंद्रों में मेरा भ्रमण हुआ है, हमारे प्रत्याशी भी सभी जगह संपर्क में है। इन उपचुनाव में बीजेपी को विपक्ष से निपटना शायद आसान हो, लेकिन अपनों को साथ पाना कहीं ज्यादा टेढ़ी खीर है और उस पर पार्टी में नेताओं की ऐसी अनदेखी कहीं पार्टी उम्मीदवार को भारी ना पड़ जाए। आखिर केपी अपने क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं और बमौरी उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। गुना से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।